एक साल के सफर में बनाया आपने नंबर वन, वॉइस ऑफ पानीपत नंबर वन। न्यूज़ है वही जो आपसे रिलेटेड है, खबरें हैं वही जो मोस्ट वेटेड है। न्यूज़ है वही जो आपसे रिलेटेड है, खबरें हैं वही जो मोस्ट वेटेड है। राजनीति और खेल की आपके हित की खबरें हैं, कहाँ क्या हुआ अच्छा या बुरा हर तरफ ये नजरें हैं। एंटरटेनमेंट एजुकेशन की खबरें सभी बताते हैं, सच्चाई को लाते सामने न्यूज़ न कोई छिपाते हैं। हम हैं वॉइस ऑफ पानीपत, नंबर वन है वॉइस ऑफ पानीपत। हम हैं वॉइस ऑफ पानीपत, नंबर वन है वॉइस ऑफ पानीपत। वॉइस ऑफ पानीपत, आपकी आवाज। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। आज हम पहुंचे हैं पानीपत के समालखा विधानसभा में। कांग्रेस के उम्मीदवार जता रहे हैं, अपने आप को उम्मीदवारी जता रहे हैं। संजय चौकर आज हमारे साथ होंगे, उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। बड़े होर्डिंग, बड़े बैनर जो हैं आजकल समालखा में आप देखे जा रहे हैं। फिर से पकड़े विकास की डोर, चलो चले कांग्रेस की ओर, नया नेतृत्व, नया दौर, एक कदम बदलाव की ओर। चौकर साहब, स्वागत आपका। धन्यवाद जी भाई साहब। आइए बैठ के बातचीत करते हैं। ये आजकल सारा जो है समालखा चौंका रखा आपने। नहीं, समालखा बिल्कुल पूरी तरह तैयारी में है और आपने देखा भी होगा जिस तरीके से 4 साल में बीजेपी की सरकार हर मुद्दे पे फेल हुई है, कोई काम ये कर नहीं पाए। आप किसान, व्यापारी, सारे लोग दुखी हैं और उसी को लेके कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछले 4 साल में जब भी कोई ऐसी बात आई, हर मुद्दे पे हमने लड़ाई लड़ी, चाहे किसानों की बात करें, चाहे किसी और वर्ग की, और आगे भी हम लोग पूरी तरह लड़ेंगे। चौकर साहब, बीजेपी तो कह रही थी जीरो टॉलरेंस की उन्होंने राजनीति की है, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ में उन्होंने नंबर 1 पे आ गए, सारी तो चीज उन्होंने खत्म कर दी। नहीं, बिल्कुल खत्म कर दी। बहुत उम्मीद के साथ लोगों ने सरकार बनाई थी 2014 में, और आप देखेंगे अगर इनका तो सबसे बड़े 3 मुद्दे थे, रोजगार, भ्रष्टाचार, महंगाई। और मैं ये कहता हूं कि जितनी महंगाई पिछले 4 साल में हुई है, इतनी पूरी पिछले 20-30 साल में कभी नहीं हुई। आप रोजगार की बात करें तो 2 करोड़ रोजगार इन्होंने देने की बात करी थी। हरियाणा में ये पहली फेल सरकार है कि 7,000 रोजगार इन्होंने सरकारी दिए, और 50,000 जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग थे, जो कच्चे थे, उनको हटा दिया गया। अगर आप देखिए तो आप 50,000 हटा दिए, 7,000 लगाए, तो आप क्या एवरेज इनकी निकल के आई आप देखिए। और आप भ्रष्टाचार में तो सारी सीमाएं तोड़ दी। इनका जो अध्यक्ष है अमित शाह, उसका बेटे का आप देखिए, आप ये कभी वडेरा जी की बात करते थे, हमारे कांग्रेस के नेताओं की भ्रष्टाचार की, इन्होंने सारी सीमाएं तोड़ दी भ्रष्टाचार की। इनका तो कहना यह है कि कांग्रेस और उससे पहले की जो इनेलो सरकार है, इनेलो के जो मुखिया हैं वो अंदर पड़े हैं नौकरियों के चक्कर में, जो नौकरियों में धांधली हुई थी, और आपके कांग्रेस सरकार में इतने बड़े घोटाले हुए हैं। आपके जो सीनियर लीडर थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, वो अंदर जाने की तैयारी में है। कोई अंदर जाने की तैयारी में नहीं है। आप देखिए, ये बात करते थे कांग्रेस के नेताओं के भ्रष्टाचार की। हमने हर डिबेट में ये बात करी है कि 4 साल में कोई हमारे कांग्रेस के नेता पे, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। अगर कोई हमारे नेता ने गलत काम किया तो उस पर कार्रवाई करिए। 4 साल में कोई हमारे नेता पे इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। जब भी इनसे बात करते हैं कि जी अभी इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, कोई हुड्डा साहब ने या कोई हमारे कांग्रेस के नेताओं ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। आप देखिए, इतने फेक तरीके से इन्होंने मुद्दों को उठाया। आप 2G को कितनी बड़ी बड़ी बात करके मोदी जी मंच पे बात करते थे, 2G, 4G, और वो जज ने चिल्ला चिल्ला के बोला कि मैं पिछले 7-8 महीने से एविडेंस की इंतजार कर रहा हूं, कोई एविडेंस ये दे नहीं पाए। वो उसमें वो भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ था, और कितना बड़ा मुद्दा इन्होंने बनाया था उस बात का। आप ये कह रहे हैं कि जो मुद्दे ये लेके आए थे, लोगों को बरगला कर लेके आए थे, उसमें ये फेल हो गए। बिल्कुल बुरी तरह से फेल हुए हैं। मैं ये कहता हूं कि ये सरकार
फेल भी हुई है और अनुभवहीन सरकार है। पहले से लोग बड़ी बार बार अलग अलग तरह बात करते थे, लेकिन मैं ये कहता हूं चाहे वो मोदी है चाहे खट्टर साहब हैं, दोनों अनुभवहीन है। दोनों ने अगर पिछले 4 साल में, अभी एक डिबेट पे हम गए थे, उसमें संजय भाटिया जी यहाँ के पानीपत के जो महासचिव हैं वो भी थे। हमने उनको कहा कि आप 4 साल में पिछले में पानीपत में कोई भी 10 काम गिनवा दीजिए, और हमने उनको अपने काम गिनवाए, 10-12 काम, क्या क्या काम कांग्रेस में हुआ। फ्लाईओवर बना, मिनी सेक्रेटरिएट बना, पूरी दुनिया को, पूरा रोड पे जाते हैं सबको दिखता है। हमने 15 स्टेडियम बनाए, हमने 3 सरकारी कॉलेज बनाए, बापोली में, पानीपत शहर में, मतलोडा में। हमने स्कूल अपग्रेड करे, 22 स्कूल अपग्रेड किए। हमने स्मालखा में हॉस्पिटल बनाया। एक भी चीज संजय भाटिया जो यहाँ इनके महासचिव, एक भी चीज नहीं गिनवा पाए पिछले 4 साल में। आप एक काम गिनवा दीजिए, हमने उनको चैलेंज किया था। और मैं ये कहता हूं कि जितनी दुखी आप जीएसटी की बात करें या डीमोनेटाइजेशन की बात करें, इन्होंने लोगों को लाइन में लगा के लोगों की बेचारे सुसाइड तक कर लिया लोगों ने। और मुझे नहीं लगता उसका फायदा किसको मिला। वो मोदी जी को पता होगा कि डिमोनेटाइजेशन के बाद बैंकों को फायदा हुआ या किसको हुआ, लेकिन जनता बहुत दुखी है। एक किसान जो है बेचारा गरीब आदमी, जब ये नोटबंदी के टाइम पे लाइन पे लगा हुआ था, तो जब उसका नंबर आया तो वो बोला जी वो बैंक बंद हो गया। तो वो ताऊ बैठा था, एक आदमी ने उससे पूछा कि भाई अब क्यों किस इंतजार में? ताऊ अब तो बैंक ही बंद हो गया। बोला मैं बैंक की इंतजार में हूं, मैं चुनाव के इंतजार में हूं। तो जनता जो है वो चुनाव के इंतजार में है और एक एक दिन गिन के काटा जा रहा है। आप पानीपत में बात करें, अगर हैंडलूम बहुत बड़ा हमारा एक्सपोर्ट होता था, बहुत बड़ी मार्केट थी यहाँ पे, 4.5-5 लाख लोग यहाँ पे काम करते थे। 1.5-2 लाख लोग छोड़ के ही चले गए, जो उनको काम ही नहीं मिला। आप बाजार में जाइए, जो जिस बाजार में हैंडलूम का मार्केट थी, जिसमें लाइन लगती थी, ट्रैफिक जाम रहता था, उसमें एक पूरे दिन में एक भी कोई खरीदार नहीं आता। तो ये कैसी सरकार है? जो सरकार, इनका वित्त मंत्री जो है वो एक अच्छा वकील हो सकता है, लेकिन अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। आप मनमोहन सिंह जी के टाइम पे आप देखिए कितना जबरदस्त पूरे वर्ल्ड में गिरावट आई मार्केट में, लेकिन हमारी जो देश की मार्केट, जो हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बढ़िया रही, कोई गड़बड़ नहीं हुई। आज हर आदमी ये कहता है कि मनमोहन सिंह जी की, कांग्रेस की सरकार को लोग याद करते हैं और ये दोहराते हैं कि कब इनसे पीछा छूटेगा, कब दोबारा से कांग्रेस की सरकार आएगी जिसमें हर वर्ग, हर आदमी खुश होगा। आपके जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, पूरे देशों में घूम के, पूरे विदेशों में घूम के, वो तो यही जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से नंबर 1 हो गया। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, मैं ये कहता हूँ पिछले 4 साल में हम चैलेंज करते हैं। राहुल गांधी जी ने बार बार चैलेंज किया कि मोदी जी पार्लियामेंट में मेरे से बहस करें, आप मेरे से वो बात करें पार्लियामेंट में, एमपीओ के बीच में, कि पिछले 4 साल में किया क्या है, किसको फायदा हुआ, क्या योजनाएं उन्होंने बनाई है। जो भी वो उद्घाटन किए या इनॉग्रेशन कर रहे हैं, वो कांग्रेस के पाइपलाइन वाले सारे प्रोजेक्ट थे। आप चाहे वो कोई एक प्रोजेक्ट 2-3 साल में नहीं बनता, पुराने प्रोजेक्ट चालू हुए थे वो उन्होंने इनॉग्रेट किए। आप पिछले 4 साल में कोई वो कुछ काम नहीं कर पाए और वो बार बार ये कहते हैं कि पिछले 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैं ये कहता हूं कि जो भी इस देश में हुआ है, जिस देश में एक छोटी सुई भी नहीं बनती थी, जब यहाँ पे अंग्रेजों ने, हम गुलाम थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और आप देखिए 60 साल में आज हमारे हाईवे देखिए, आज हमारे किस तरह फ्लाईओवर बन रहे हैं, किस तरह मार्केट है। इस देश में जो भी कुछ हुआ वो कांग्रेस ने किया है, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। तो कहना तो उनका ये है ना कि कांग्रेस ने 60 साल आज किया, हमारे 4 साल हुए हैं, 5 साल और मांग रहे हैं, 5 साल और दे दो, हम तो स्वर्ग बना देंगे। नहीं, अगर हम कुछ नहीं करें, ये तो जनता तय करेगी कि उनको 5 साल आगे देगी या नहीं देगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये 5 साल ही कैसे काटने मुश्किल हो रहे हैं लोगों को, अगले 5 साल की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। आप देखना, कर्नाटक के चुनाव में बुरी तरह से ये लोग हारेंगे। गुजरात में अगर चुनाव में आप देखेंगे कितनी बुरी तरह से 150 सीटों की बात करते थे, वहां पे इन्होंने डरा के या ऐसे हिंदू मुसलमान की बात करके वहां पे ये बच के निकल गए हैं। आप अगर मध्य प्रदेश में देखना, वहां पे बुरी तरह हारेंगे और राजस्थान में बुरी तरह से हारेंगे। हरियाणा का जब चुनाव होगा 90 में से 80 सीट कांग्रेस लेगी, ये हम दावा कर रहे हैं। ऐसे लोग आज हरियाणा के बोलते हैं। 80 सीटें आप ले जाएंगे। अभी ताजा गठबंधन हुआ है बसपा का, इनेलो का,
तो 10 सीटें उनकी रहेंगी कि बिल्कुल क्लीन खत्म? आप देखिए गठबंधन कौन करता है, जो कमजोर आदमी होता है वो गठबंधन करता है। तो गठबंधन का तो कोई मामला ही नहीं है। चौटाला और बसपा की तो हरियाणा में कोई बात ही नहीं करता है। हरियाणा में लोग आज कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार को दोबारा बनाने की बात कर रहे हैं, और लोग आज याद करते हैं कि जो खुशहाली, जो चेहरे पे एक मुस्कान, जो जिस तरह से हालात कांग्रेस के टाइम पे थे वो कभी किसी सरकार में नहीं आए। इसी से मेरी जहां तक मेरी जानकारी है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, बसपा और इनेलो का गठबंधन हुआ है। अभी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो बात चल रही है, कुमारी शैलजा को बात चल रही है, दलित वोटों के ऊपर कांग्रेस की नजर है। कुछ ऐसा आपके सामने ये चीज आई है? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पिछले 11-12 साल से हमारा जो कांग्रेस का अध्यक्ष है, जो लीडरशिप दी है कांग्रेस पार्टी ने, वो दलित को दी है। तो इस तरह का कोई भी बात नहीं है। आज चाहे वो दलित है या गरीब आदमी है, उसका विश्वास कांग्रेस पार्टी के साथ है। लेकिन आपके नेता ये कह रहे हैं ना कि अशोक तंवर को जो दे रखा है, उसके हाथ में दे रखा है। अभी अशोक तंवर जो पहले दलित में रहे हैं, वो उनकी लीडरशिप है जो पकड़ नहीं कर पाए, कार्यकर्ताओं को नहीं खींच पाए, नेताओं को नहीं खींच पाए। नहीं, वैसा नहीं है। उन्होंने बहुत मेहनत भी करी है। अगर आप देखेंगे पिछले 4 साल में जितना घूमना, जितने प्रोग्राम अशोक तंवर ने हरियाणा में किए हैं, वो कामयाब हुए हैं सारे। वो ठीक है कि और ज्यादा संगठन अगर हमारा बने, जिले हमारे नहीं बन पाए, हमारे ब्लॉक नहीं बन पाए, उसके अलग अलग कई कारण हैं। लेकिन अगर वो और ज्यादा हम लोग सारे इकट्ठे मिलके काम करेंगे तो फिर तो कोई मुकाबला ही नहीं है हरियाणा में। हरियाणा के लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस के लोग यूनाइट हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, और जब इकट्ठे राहुल गांधी जी के साथ नजर आएंगे तो आप देखना, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दूसरी पार्टी खड़ी हुई नजर आएगी यहाँ पे। कांग्रेस की गुटबाजी का तो फायदा हो रहा है कि बीजेपी यहाँ तक पहुंची है, बीजेपी को फायदा मिल रहा है। बीजेपी नहीं चाह रही कि कांग्रेस एक हो। हुड्डा गुट अलग से हो गया, सुरजेवाला गुट अलग से हो गया, अशोक तंवर, किरण चौधरी, कई तो मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए, कार्यकर्ता तो कोई रह नहीं गया। नहीं, देखिए ये हर पार्टी में होता है, और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। सबकी सोच होती है कि मैं आगे बढ़ूं, मैं मुख्यमंत्री बनूं, मैं और आगे बड़े पद पे जाऊं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर जहां तक सरकार लाने की बात है, उसमें चाहे हुड्डा साहब हैं, चाहे रणदीप सुरजेवाला जी हैं, चाहे और कांग्रेस के नेता, वो सब एक हैं। आप देखना आने वाले दिनों में सारे आपको एक मंच पे नजर आएंगे। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारा सबका एक मकसद है कि हरियाणा के लोगों को बीजेपी से कैसे बचाया जाए। हमारा मकसद ये नहीं भी हमारे में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री का फैसला कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी करेंगे, किसको बनाना है वो चुनाव के बाद होगा। पहले हरियाणा में कोई कांग्रेस के किसी नेता को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा, किसी को जिम्मेवारियां अलग दी जा सकती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चुनाव के बाद तय होगा। वो जो भी पार्टी जिसको निर्णय तय करेगी वो बन जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है चुनाव एक चेहरे को देख के लड़ाया जाए पूरे हरियाणा में, और दिल्ली से कोई आए उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए? नहीं, ऐसा भी हो सकता, कुछ भी। देखिए, पार्टी का निर्णय होता है। जब आप एमएलए बनते हैं, एमएलए की राय ली जाती है, लोगों की फीडबैक होती है कि लोग, जनता किसको ज्यादा चाहती है, तो कांग्रेस में उसी आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। चलो आपके समालखा पे आते हैं। समालखा में आपके सामने आपकी ही पार्टी के एक नेता है जो वो कह रहे हैं कि टिकट मेरी है, मैं लेके आऊंगा और चुनाव जीत के जाऊंगा। कितना आश्वस्त मान रहे हैं आपको टिकट मिलेगी? नहीं, ऐसे तो देखिए हर हलके में 90 के 90 हलकों में ज्यादातर में कहीं ना कहीं 2-2, 3-3, 4-4 कैंडिडेट होते हैं, और ये पार्टी तय करती है। पार्टी का निर्णय होता है कि उसको किस तरह के आदमी को लड़ाना है। आप जिसकी बात कर रहे हैं, आप उससे पूछिए, उसने तो 3-4 कितनी पार्टियां बदल चुका है। वो कोई आज कांग्रेस में ये दावा नहीं कर सकता कि मेरा टिकट पक्का है। यहाँ पार्टी की जब कमेटियां बनती हैं चुनाव से पहले, उस समय पर निर्णय होता है कि किसको पार्टी टिकट देगी। तो आप आश्वस्त हैं आपको मिलेगी टिकट? नहीं, हमारा आश्वस्त, हम तो हमारा हल्का, हम लगातार यहाँ से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और पूरी तरह आश्वस्त है कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का जो पुराना चेहरा है, कांग्रेस का जो पुराना लीडर है, उसी को टिकट देगी, ये हमें पूरा विश्वास है। तो पिछली बारी क्या कारण रहे, आपकी टिकट कट गई या आपने मैदान खुद छोड़ दिया था? नहीं, हमने कोई मैदान नहीं छोड़ा। पार्टी तय करती है किसको चुनाव लड़ाना है। पार्टी का निर्णय होता है कि कभी समय पे, आप देखिए हरियाणा में अलग अलग समय पे पहले कितने नेता आए, पहले भजन लाल जी थे, कभी बंसी लाल जी थे, कभी हुड्डा साहब थे। तो पार्टी अलग अलग समय पे निर्णय करती है प्रदेश का नेतृत्व किसको देना है, आप कॉन्स्टिट्यूंसी में किस आदमी को भेजना है, किसको टिकट देना है, वो पार्टी तय करती है। तो यहाँ पे जो भी अच्छा उम्मीदवार होगा, जो यहाँ पे जिसको लोग ज्यादा चाहते होंगे, जो इस सीट को जिता सकता है, उसको आने वाले दिनों में पार्टी टिकट देगी। तो क्या कारण रहे इस बार धर्म सिंह छोकर जो है जीत नहीं पाए? आजाद उम्मीदवार उनके सामने खड़े थे, वो जीत गए,
और अभी भी वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका भी ये पूरा दावा है कि इस बार वो टिकट जो है लड़ेंगे तो आज़ाद ही, लेकिन इस बार वो सीट जो है निकाल के जाएंगे। नहीं, दावा तो देखिए हर आदमी का दावा होता है, कोशिश करते हैं कि मैं जीतूं, और लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि जो हमारे मौजूदा एमएलए हैं वो लोगों के बीच में जा नहीं पाए। लोगों ने बहुत उम्मीद से, जैसे बीजेपी मोदी को बनाया था ऐसे ही उनको भी बनाया था, लेकिन पिछले 2.5 साल से वो लोगों से दूर हैं। वो अपना पता नहीं उनका क्या मकसद है, लेकिन आज समालखा की जनता जो हमारे मौजूदा एमएलए उनसे कहीं ना कहीं नाखुश है, नाराज है। पिछले जो आपके पार्टी के विधायक थे उनसे खुश थी जनता? ये तो देखिए जनता ने तय किया, जनता ने बताया। अगर वो खुश होती तो वो चुनाव जीतते। वो 22-23 हजार वोटों से चुनाव हार गए, तो कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई कारण, कोई ऐसी चीजें थी जब जनता ने उनको हराया है, और वो उनको भी पता है। जो आदमी चुनाव हारता है तो कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, इसलिए चुनाव हारा है। और जब आदमी का कोई कमी नहीं होती तो हमारे बहुत सारे, अब गनौर हमारी साथ की लगती हुई सीट है, कुलदीप शर्मा जी वहां दोबारा से जीते। तो वो जो जीतता है इसका मतलब वो ठीक काम कर रहा है, जो हारा है इसका मतलब कमियां थी। तो पार्टी इतने बड़े अंतर से, जो 23,000 से इंडिपेंडेंट आदमी से हार रहा हो, और वो कहीं ना कहीं ऐसे आदमी के बारे में सोचना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे चैनल पे कुछ दिन पहले रविंद्र मछरोली का मैंने इंटरव्यू किया था। उनका ये कहना है कि समालखा में जितने काम बीजेपी के राज में हुए हैं आज तक नहीं हुए, किसी भी राज में नहीं हुए। क्या कहना आपका? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं समालखा से ही हूँ और मैं रोज देखता रहता हूँ, काम तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। आप देखिए, कांग्रेस के टाइम पे यहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल बना था 100 बेड का, 4 साल हो गए, उसका इनॉग्रेशन भी नहीं हो पाया। आप अगर यहाँ पे पुरानी एक बहुत बड़ी डिमांड लोगों की थी कि शुगर मिल बने समालखा में, वो मुख्यमंत्री ने घोषणा भी कर दी, लेकिन उसके बावजूद वो मना कर दिया, वो नहीं बनाया गया। बहुत सारी ऐसी चीजें जो योजनाओं पे डिक्लेयर करा लेकिन काम नहीं हो पाया। तो मैं तो ये कहूँगा कि पूरी तरह से समालखा में या पूरे हरियाणा में बीजेपी और उसकी एमएलएज या सारे फेल हुए हैं। और आपको सुन के हैरान हो जाओगे कि खट्टर साहब अपनी सीट बचाने में भी बड़ा उनको मुश्किल होगी, सीट बचा नहीं पाएंगे करनाल। अभी वो 90 विधानसभा में घूम रहे हैं। नहीं, 90 में घूमते रहे, वो अपनी सीट उनसे बचाई नहीं जा रही। 90 में से वो एक को भी सीट को बचा नहीं पाएंगे। ऐसे हालात हरियाणा में, इतना मैं देखता हूं जितना फेल और अनुभवहीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर डिक्लेयर हुआ, शायद ही कोई होगा। तो विपक्ष भी आरोप लगाता रहा, पब्लिक भी ये कहती रही है कि अफसर तो थे वो कांग्रेस और इनेलो के टाइम में थे, और अफसर ही जो है फीडबैक देते हैं और अफसर ये सारा काम करते हैं। अफसर तो वो आपके जमाने के रहे, कांग्रेस के टाइम के रहे, अनुभवहीन तो अपने आप हो गई सरकार। नहीं, अफसर तो वही होते हैं। अफसरों को चलाना, अफसरों को से काम लेना वो सरकार पर डिपेंड करता है। तो मेरे को लगता है अफसरों से ठीक से काम ही नहीं ले पाए। अफसर तो वही है, कांग्रेस हो इनेलो हो, लेकिन उनको ठीक से चलाना, कंट्रोल करना ये सरकार का काम होता है। आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठे हैं, पूरे जिले की बात करें, पानीपत में गुटबाजी आपकी कांग्रेस में इतनी हैवी गुटबाजी है। पानीपत में इतने मुद्दे हम लोगों ने उठाए, पार्कों में घोटाले, नगर निगम में घोटाले, बीजेपी के नेता खुद ये मानते रहे। इवन देन संजय भाटिया भी ये कहते रहे कि नगर निगम में घोटाला है। आपके कांग्रेस के किसी भी नेता ने, वर्कर ने ये बात आज तक नहीं उठाई? नहीं, हम तो हमेशा, हमने जितने भी प्रोग्राम किए हर बार ये बात उठाई कि बीजेपी ने बहुत घोटाले किए हैं, ठीक से काम नहीं कर पाई। तो हमारे नेता अलग अलग लेवल पर उठाते रहे हैं सब लोग, जो भी, चाहे वो पानीपत शहर की बात है, समालखा में जब भी कोई मुद्दा हुआ हमने उसको पूरी तरह से उठाया। तो आगे भी अगर कोई मुद्दे होंगे हम इसको पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। जिस चैनल पे आप डिबेट कर रहे थे, मेरे ख्याल मैंने भी वो इंटरव्यू देखा था, उसमें तो चारों की चारों सीटें उन्होंने बीजेपी को जिता दी थी। जब उन्होंने काम ही नहीं किया तो बीजेपी कुछ कैसे? नहीं, लेकिन आपने उस डिबेट में ये भी देखा होगा कि वो ये बताने में तो फेल हो गए कि काम ही नहीं किया। वो तो मैनेज हुआ चैनल था, मैंने उनको मुबारकबाद दी, शशि रंजन जी को। मैं कहा आपने, अगर ये भी होता है 1 सीट कांग्रेस, 2 सीट कांग्रेस को दिखाते, एक आपने चारों की चारों बीजेपी को दिखा दी, तो मुझे नहीं लगता कि वो, हमने उनको कहा कि वो बैलेट पेपर जो आपने थे हमारे को दिखा तो दो, किससे कहां से वोट डलवाई आपने। वो पहले ही सील करके ले आए, तो वो सब मैनेज था, वो कोई फेयर नहीं था। जनता आज, अगर आप आम आदमी से बात करें, आप तो लोगों से बात करते हैं, घूमते हैं, लेकिन जनता बहुत नाराज है। आप चारों की चारों सीटें बहुत भारी अंतर से बीजेपी हारेगी। संजय जी, आप फील्ड में जा रहे हैं, समालखा में लोगों के बीच में हैं, चुनाव आने को कम ही समय रह गए हैं, तो
क्या जनता क्या फीडबैक देती है? क्या उनके जो वायदे थे रविंद्र मछरोली ने किए थे वो पूरे हुए या किस तरह से दुखी है? नहीं, बहुत दुखी है जनता, बहुत उम्मीद के साथ रविंद्र मछरोली को बनाया था, बीजेपी की सरकार को बनाया था। मुझे नहीं लगता अब तो ये हालत हो गई है। पहले लोगों ने जा के बीजेपी के नेताओं से बात करी, कोशिश करी, अब तो हालात ये, क्योंकि 1-1.25 साल चुनाव का बचा, लोग थक के घर बैठ चुके हैं, अब तो चुनाव के इंतजार में। वो कह रहे यार हमने बहुत उम्मीद थी सरकार से, कोई ये काम नहीं कर पाए, बुरी तरह से सरकार फेल हुई है। आज ये हालात हैं कि जो बुरी तरह से घर में जो अपना खर्चा चला, जो लिक्विडिटी है, जो पैसे की हालात है, आपने जीएसटी डीमोनेटाइजेशन के बाद बुरी तरह से मार्केट टूटी हुई है। हमारा हैंडलूम यहाँ पे बड़ा एक व्यापार था जहाँ पे नौकरियां मिलती थी, वो फेल हो चुका है, अब काम कोई हुआ नहीं है। और जनता ये हालात तक है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के नेताओं को गांव में भी घुसने नहीं देगी, इस तरह से लोग नाराज हैं इतने। छोकर साहब, राहुल जी के काफ़ी करीब हैं, आप दिल्ली में ज़्यादा रहते हैं, कभी उनसे डिस्कस नहीं हुई हरियाणा के प्रदेश की राजनीति को लेकर, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, या आपने आज तक जिला अध्यक्ष या ब्लॉक अध्यक्ष कुछ भी नहीं बनाए, तो आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे फील्ड में जाके? नहीं, हमने लगातार फीडबैक अपने नेताओं को, राहुल गांधी जी को लगातार फीडबैक दी है कि हरियाणा में किस तरह से काम होना चाहिए, किस तरह से नेतृत्व जिसको मिलना चाहिए, वो फीडबैक हमने उनको दी है। और क्योंकि अभी तक हरियाणा समय बहुत ज़्यादा था, गैप बहुत था, अभी 1-1.25 साल अभी भी बचा हुआ है, तो इसलिए कोई ऐसी जरूरत भी नहीं थी कि भाई आज यहाँ पे कुछ बदलाव किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अच्छा निर्णय लेगी। सारे नेता जो भी हैं, हमने तो उनको फीडबैक दिया कि सारे नेताओं को बैलेंस करके, सबको जोड़ के, सबको शामिल करके जिम्मेवारियां दें, ताकि आने वाले दिनों में हम जो ये फेल सरकार है, जो लोग हमारे को, आपने भी जैसे उठाया सवाल कि आपके नेता उठाते नहीं है, बात नहीं करते, आने वाले दिनों में और मजबूती के साथ हम लोग जनता की आवाज़ उठाएं, जनता की आवाज़ बने और हरियाणा में एक बढ़िया, मजबूत और जो काम करने वाली सरकार, जो अच्छा काम करने वाली सरकार हरियाणा में बने, ऐसा लोग हरियाणा के चाहते हैं, उसमें हम कामयाब हो। राहुल गांधी की टीम में कहीं ना कहीं आपको भी जिम्मेवारी बड़ी मिलेगी? नहीं, हमारे को बीच बीच में कहीं ना कहीं जिम्मेवारियां मिलती रहती हैं, छोटी मोटी, कहीं ना कहीं भेजा जाता है अलग अलग लेवल्स पे। और बहुत ही जल्दी जो राहुल जी की टीम बनने जा रही है, उसमें जो लोग, अगर अच्छे लोगों की जिम्मेवारियां लगाई भी जा रही हैं, अब वो पार्टी देखते क्या रहेगा, किसको जिम्मेवारी मिलेगी, वो तो पहले नहीं पता लगता। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जितना जबरदस्त तजुर्बा, लोगों का परसेप्शन जो है, वो हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी के बारे में जो लोगों ने झूठ, गलत अफवाहें फैला के बनाया हुआ है। मैं पिछले 10 साल से राहुल गांधी जी के साथ काम कर रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि इस देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में उनके बराबर का, उनसे काबिल और बढ़िया फेयर आदमी जो राजनीति में जिस तरह के लोग होते भी नहीं है, अच्छे निर्णय करने वाला नेता राहुल गांधी जी हैं। आप देखना, अब जब वो सरकार 19 में बना के जब प्रधानमंत्री बनेंगे, मुझे नहीं लगता है पूरे वर्ल्ड में एक नई ताकत हिंदुस्तान बन के उभरेगी, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। राहुल गांधी जी को अब जो जिम्मेवारी मिली है उसके बाद वो ज्यादा एक्टिव हो गए? नहीं, बिल्कुल है। आप देखिए, पहले उनके ऊपर जिम्मेवारी नहीं थी, तो जब जिम्मेवारियां नहीं होती हैं तो व्यक्ति उसी तरीके से काम करता है। आज वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, सारी की सारी जिम्मेवारी, सारी जो प्लानिंग, सोच, सब उन्हीं को करनी है। और मैं ये कहता हूं कि इतना बढ़िया अनुभव लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी जी निखर के लोगों के सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से वो मुद्दों को उठा रहे हैं, आप देखिए, चाहे वो जमीन अधिग्रहण का मुद्दा था, वो उन्होंने रैली करके उठाया, और अलग अलग मुद्दे, चाहे वो भ्रष्टाचार के, सारे मुद्दों को उठाते हैं। और लोग आज देश के चाहते हैं कि इस तरह का नौजवान, एक बढ़िया अच्छा नौजवान देश की कमान संभाले और देश में काम। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, पुरानी बीजेपी उन्होंने खत्म कर दी, पुराने नेताओं को खुडे लाइन लगा दिया, कहीं राहुल गांधी ऐसे तो नहीं करना चाह रहे, युवा नेताओं को आगे ले आए, जो पुराने थे उनको पीछे कर दें? नहीं, पुराने जो नेता हैं सबको पहले लंबे लंबे टाइम, 30 साल, 20 साल, 40 साल सबने काम किया हुआ है। वो एक उम्र का फर्क होता है, उनको अलग बात है। लेकिन राहुल जी ने बार बार बोला है कि जो पुराने नेता हैं और जो नए युवा पीढ़ी है, दोनों को मिला के हम जिम्मेवारियां देंगे, तो दोनों को बराबर हम रिस्पेक्ट देंगे, दोनों को बराबर हम देश में चलाएंगे। अगर जो 1% संजय छोकर को टिकट
समालखा से नहीं मिलती, उनकी टिकट कट जाती है, तो प्रदेश में किसी और जगह जाने का इरादा है? नहीं, बिल्कुल कहीं और जाने का इरादा नहीं है। अगर पार्टी हमारे को टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं देगी तो पार्टी के लिए काम करेंगे। हमने पिछले 20-22 साल से पार्टी के साथ काम किया है, राहुल गांधी जी के साथ काम किया है। जो पार्टी का निर्णय होगा संजय छोकर उसके साथ खड़ा हुआ है। आप किस गुट के नेता हैं, किस गुट के कार्यकर्ता हैं? हम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ रणदीप सुरजेवाला जी के लगा है, आपके अध्यक्ष साहब का तो लगा नहीं हुआ। नहीं, हमारा जो प्रोग्राम था, जब होता क्या, जब जिस प्रोग्राम में जो लीडर आता है, हमारे यहाँ पिछली बार रणदीप सुरजेवाला जी यहाँ पे आए थे, तो उन्हीं के होर्डिंग सारी चीजें बनती हैं। तो और ऐसा नहीं है, अशोक तंवर जी हमारे कांग्रेस के सम्मानित हमारे अध्यक्ष हैं, हमने उनके साथ खूब लंबे टाइम काम भी किया है। तो वो फोटो और उससे नहीं है, लेकिन सारे कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे वो कोई भी है, हम सब उनके साथ हैं। कोई ग्रुप और कोई इसी तरह का हरियाणा में नहीं है। छोकर साहब, आप फील्ड में जा रहे हो, अगर जो आप टिकट मिल जाती है, आप यहाँ से जीत जाते हो, पहला काम क्या होगा संजय छोकर का? उन्हें समालखा के लिए काम करना है। नहीं, मैंने समालखा की जनता को, क्योंकि मुझे भी 20 साल हो गए, बहुत सारी वादे किए हुए हैं, और हम भी ये चाहते हैं जिस तरह से देश में बदलाव आए, इस तरह समालखा में भी बदलाव आए। पिछले 20-25 सालों में यहाँ बहुत बड़ी चीजें नहीं आ पाई। मैंने लगातार अपने भाषणों में, मीटिंगों में कहा है कि संजय छोकर जिस दिन यहाँ MLA बनेगा, पहले महीने के अंदर यहाँ पे एक ऑल इंडिया मेडिकल लेवल का एक हॉस्पिटल लेके आऊंगा, और अगले 1 महीने के अंदर जो यहाँ की सबसे बड़ी पुरानी डिमांड, उसमें रणदीप जी ने भी उसमें हमारे का हाँ करी थी कि हम वो मदद करेंगे। यहाँ पे एक शुगर मिल चाहिए, और वो पहले कांग्रेस के टाइम पे भी लंबी डिमांड थी, वो पूरी नहीं हो पाई थी। आप अगले जैसे बनने के अगले 1-2 महीने बाद शुगर मिल यहाँ पे घोषणा नहीं कराऊंगा, उसका काम शुरू कराऊंगा अगले 1 महीने में। ये मैंने लोगों को बोला हुआ है। हमारा जो सबसे पुराना, जब मेट्रो का काम शुरू हुआ, तो दिल्ली में जो सबसे पहला जो फेज था वो पानीपत था, दिल्ली टू पानीपत, और उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो नेता थे, लोकल नेता थे, हमने उनसे भी उस टाइम पे बात करी कि इसके लिए लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारी कमी रही कि हम पानीपत तक उसको नहीं लेके, वो फरीदाबाद तक चली गई, बहादुरगढ़ तक चली गई। पहला मेरा मकसद है कि मेट्रो पानीपत का काम जल्दी से जल्दी हमारी सरकार आने के बाद शुरू हो, ऐसी मेरी इच्छा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों को आज फटकार लगाई है कि KMP वाला जो काम है वो खत्म करके एक तरीके से उसका उद्घाटन करें। जो नेता लोग हैं वो प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को समय नहीं है वहां पर उद्घाटन करने का भी। प्रधानमंत्री जी को तो समय बिजी इतना शो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास समय ही है। उनका अगर आप पूरा टाइम गिने ना, पिछला पूरा 4 साल का, आधा टाइम तो विदेश में रहे, उनके पास टाइम ही नहीं है इनॉग्रेशन करने का। कितने ऐसे इनॉग्रेशन हुए, लोगों ने अपने आप ही कर लिए, प्रधानमंत्री के पास टाइम ही नहीं था। और KMP का प्रोजेक्ट जो था वो कांग्रेस के टाइम की प्लानिंग थी, कांग्रेस के टाइम पे वो काम शुरू हुआ था। वो ठीक है, वो डिले हुआ, कई जगह भूमि अधिग्रहण के मामले थे, अटके पड़े थे। तो ये लोग जब बात करते थे कि हमारी सरकार बनाओगे तो हम 1 दिन में चालू कर देंगे, 4 साल हो गए आज तक वो भी ये चालू नहीं कर पाए हैं। और मुझे लगता है जिस तरह के हालात है, वो हमारा ही प्रोजेक्ट था, उसको हम ही अच्छी तरह से लागू कर पाएंगे। इनेलो तो कह रही है वो हमारा, पिछले दिन उसके जो दिग्विजय सिंह है उन्होंने उद्घाटन भी कर दिया। नहीं, वो बिल्कुल गलत बात है। वो तो सारे इनेलो का तो काम ही है ये कब्जा कर लेना हर चीज पे, चाहे वो मुद्दा हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे और सारी चीजें हो। उनका काम ही ये होता है कि दूसरी चीजों को आप अपना कब्जा कर लो। लेकिन KMP का पूरे देश के लोग जानते हैं, हरियाणा के लोग जानते हैं कि जो ये प्रोजेक्ट था वो कांग्रेस के टाइम पे शुरू हुआ था, कांग्रेस की प्लानिंग थी, और वो टाइम पे पूरा नहीं हो पाई, ये हम मानते हैं। हमें पूरा करना चाहिए था, और इस तरह के प्रोजेक्टों पे और सीरियसनेस हमें दिखानी चाहिए थी। तो अभी वो जल्दी जैसे चालू होगा तो आप देखना उसका श्रेय भी कांग्रेस को जाएगा। जब आप यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कार्यक्रम काफी देखे जाते थे, मीडिया में सुर्खियों में रहे। अभी यूथ कांग्रेस के जब से आपके कुंडू साहब प्रदेशाध्यक्ष बनाए हैं, एक भी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, एक भी जगह एजिटेशन नहीं किया गया। हालांकि इनेलो ने ये झंडा जो है वो जरूर यूथ के जो है उन्होंने उठाया हुआ है, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी फील्ड में नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल हम मानते हैं कि कुछ हमारे संगठन को जिस तरह और अच्छा काम करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे। 1-2 प्रोग्राम उन्होंने चंडीगढ़ में पीछे एजिटेशन भी किए, प्रोग्राम भी करते तो रहते हैं, लेकिन पानीपत जिले में भी और ज्यादा उनको प्रोग्राम करने चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। यूथ कांग्रेस तो बैकबोन है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी में तो सीनियर लीडर होते हैं।
हमारा जो संगठन है महिला कांग्रेस, फ्रंटल, जो सेवा दल, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सबसे ज्यादा काम तो उन्हीं को करना है। और जिस तरह से हरियाणा में एनएसयूआई या यूथ कांग्रेस थोड़ा सा और ज्यादा एक्टिव होना चाहिए और उनको आने वाले दिनों में काम करना पड़ेगा ताकि हम जनता के मुद्दे ज्यादा मजबूती से उठा पाएं। कुलदीप बिश्नोई को भी सुना है कुछ अहम जिम्मेवारी मिलने जा रही है। नहीं, मैं ये खुद मानता हूं, मैंने पहले भी कहा कि अकेले एक नेता से सरकारें नहीं बनती, एक बिरादरी से सरकार नहीं बनती, एक एरिया से कभी सरकार नहीं बनती। हमें सारे नेताओं को, कुलदीप बिश्नोई जी को, वो सारे हुड्डा साहब हो, शैलजा जी हो, रणदीप सुरजेवाला, सबको कलेक्टिव इकट्ठा होकर जिम्मेवारियां देनी चाहिए ताकि सारे लोग फील्ड में काम करें और ज्यादा मजबूती के साथ अपने अपने एरिया में मजबूती से काम करके वो सरकारें बनाएं। तो अभी कह रहे हैं कि गुटबाजी, अभी आप देखेंगे सारे नेता एक स्टेज पर आएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी जो साइकिल यात्रा है अब दोबारा पानीपत से शुरू करने जा रहे हैं। अशोक तंवर जी वो घूम चुके हैं, अलग अलग ये यात्राएं निकाल रहे हैं, तो एक मंच पे क्यों नहीं आते ये लोग? नहीं, देखिए सबकी जिम्मेवारियां अलग अलग हैं। अशोक तंवर जी साइकिल यात्रा सिरसा से शुरू कर रहे हैं, चौटाला से। हुड्डा साहब पानीपत से अपना जो 12 से वो यात्रा अपनी शुरू कर रहे हैं। तो ठीक है, सबका अलग अलग जिम्मेवारियां, अलग अलग एरियाज हैं, अलग अलग एरिया के लोग हैं। आप हुड्डा साहब का अपना एरिया है, अशोक तंवर जी का सिरसा, अलग अलग बेल्ट है, किसी का शैलजा जी अंबाला बेल्ट से एमपी बन के आती है। तो सबकी अलग अलग एरिया, अलग अलग जिम्मेवारियां हैं। छोकरे मानना है कि गुटबाजी नहीं है, सारे एक हैं। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। आप देखना, यहाँ तो वो नेता चाहिए जो इनको एक स्टेज पे कोई खड़ा ही नहीं कर पाया। आपके प्रदेशाध्यक्ष ने तो हुड्डा साहब के ऊपर इल्जाम लगा दिया जब वो पिटवा दिया था दिल्ली में। नहीं, कोई गलत आरोप है, कोई ऐसा नहीं है। छोटी मोटी, देखिए पार्टियां और परिवारों में छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि हमारी कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी है, हमारी पार्टी में कोई आपस में कोई मतभेद है। छोटी हो सकती है, मेरा इंटरेस्ट समालका के लिए हो सकता है, किसी का किसी एरिया के लिए हो सकता है, लेकिन जब अगर इकट्ठी पार्टी की बात आती है, पार्टी को मजबूत करने की बात आती है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात आती है, तो हम सारे लोग इकट्ठे हैं, सारे लोग मजबूत हैं। राहुल जी ने अभी पीछे बयान भी दिया था कि आपस में छोटी मोटी बात होती है वो कोई बात, लेकिन जब आप लड़ाई बीजेपी से हो या आरएसएस से हो या दुश्मन से हो तो इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए। तो सारे लोग हम इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता पिछले 10 साल में कांग्रेस में जो काम हुआ है कांग्रेस के टाइम पे उसको याद कर रही है। जनता फिर चाहती है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार हो, अच्छे काम यहाँ पे हो, और पूरी उम्मीद है कि आप भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार यहाँ हरियाणा में बनेगी। कांग्रेस का जो सोशल मीडिया है वो इतना एक्टिव नहीं है, उस चीज को बीजेपी बुना रही है। राहुल जी की भी कोई भी चीज होती है उसे काट पीट के सोशल मीडिया पे चढ़ा दिया जाता है और ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि राहुल गांधी जो हैं नेता नहीं है, वो भी बच्चे हैं। ये बिल्कुल, देखिए सारा का सारा जो खेल था जब हमारी 10 साल सरकार थी, उस सरकार में आप भी मानेंगे, लोग भी मानते हैं, आप दिल्ली में पूरे देश में अच्छा काम हुआ, अच्छे फैसले हुए, किसानों के लिए कर्जे तक माफ हुए, आप राइट टू इंफॉर्मेशन लेके आए, राइट टू फूड लेके आए, आप कितनी योजनाएं गरीब आदमियों के लिए चलाई। हरियाणा में आप देखिए पहली बार ऐसा हुआ 100 गज के प्लॉट ही कांग्रेस पार्टी ने गरीब लोगों को दिए। तो इतनी बढ़िया योजनाएं शुरू करी थी, मनरेगा जैसी योजना, जहां पे आज हरियाणा में इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देश के दूसरे हिस्सों में देखेंगे जहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है, वहां पे मनरेगा बहुत बड़ी एक योजना थी, वो लेके आई। और लेकिन राहुल जी उस 10 साल के कार्यकाल में हर फैसले में शामिल थे। ये मीडिया की मैनेजमेंट थी या उनका अपना एक टीम उन्होंने लगा रखी थी, उसको सोशल मीडिया को किस तरीके से राहुल गांधी जी की इमेज को बदला, उनकी इमेज को खराब करके अपनी इमेज बढ़िया बनाई, जबकि खराब इमेज उनकी थी। आप देखिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी तो दोनों सबसे फेल, जिस तरीके से उन पे आरोप थे जब वो सीएम थे गुजरात के, क्या क्या आरोप उन पे लगाए कि किस तरह गोधरा कांड उनके टाइम पे हुआ, हिंदू मुसलमान जाति धर्म के नाम पे उन लोगों ने बांटा। जेल में रहा हुआ व्यक्ति उन्होंने अपनी पार्टी का प्रधानमंत्री, उसका प्रेसिडेंट बना रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी की इमेज को खराब किया था, लेकिन लोगों ने अब समझ लिया कि ये तो आदमी बहुत ही बढ़िया है, अच्छे फैसले करता है, लड़ाई लड़ता है। वो इमेज खराब करने की कोशिश करी थी, लेकिन अब हमारा सोशल मीडिया, हमने उसका काउंटर जवाब हम देते हैं, हम एक्टिव रहते हैं। तो अब आप जनता में कोई फर्क नहीं है, राहुल गांधी जी की इमेज बहुत ही बढ़िया है। एक पार्टी और अभी जो है
अपने आप को जाटों से अलग लेकर चल रही है। राजकुमार सैनी जो एमपी हैं कुरुक्षेत्र से, वो भी इस बार 90 विधानसभा में अपने कैंडिडेट जो हैं खड़े करेंगे। उधर से इनेलो बसपा भी आ गई, बीजेपी भी आ गई। तो क्या मानते हैं, कांग्रेस बाकी जो कह रहे हैं 80 सीट निकाल पाएगी? नहीं, बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ 90 में से 80 सीट आप देखना, जब चुनाव के बाद हम आपसे लड्डू खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, 80 सीट से कम हमारी नहीं आएंगी। लेकिन जिस बात आप कर रहे हो, राजकुमार सैनी जो है वो तो मोहरा है बीजेपी का। वो तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने उसको, हरियाणा में अगर आप देखिए, इनका काम का कोई मतलब नहीं है। इन्होंने तो जाति धर्म के आधार पे चुनाव लड़ने हैं, जाति धर्म के आधार पे बंटवारे करने हैं। आप देखिए यूपी में इन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पे करके सरकार बना ली। हरियाणा में इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम और कोई दूसरे धर्म की बात, यहाँ पे इन्होंने जाट गैर जाट कर दिया। और इनका एक अपना मौजूदा एमपी, क्या है, किसी एमपी को कोई प्रधानमंत्री या रोक नहीं सकता है वो किसी बिरादरी के खिलाफ बोलता है? किस तरह से आग उगलते हैं वो लोग। अगर ये सब मिलके हो रहा है, ये जाट गैर जाट की एक बड़ी खाई यहाँ पे खोदना चाहते हैं, उस लड़ाई में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप देखना, आप जनता समझ चुकी है, हरियाणा की जनता बहुत स्मार्ट है, यूपी और औरों के लिए लड़ाई नहीं करेगी। और आप आज तक राजकुमार सैनी नाराज भी रहता है इनसे, और बीजेपी का एमपी है, लगातार वो सारे फायदे सरकार में रह के उठा रहा है। तो ये सब इनका बनाया हुआ खेल है। मुझे नहीं लगता जनता इसको समझेगी। और राजकुमार सैनी अभी समालखा में भी प्रोग्राम करने आ रहा है। आप देखना, यहाँ पे उसके कोई प्रोग्राम कामयाब नहीं होंगे। हमने तो पहले से ही कहा था कि राजकुमार सैनी और ये यूपी से आया हुआ एक जाट नेता है, इन दोनों को अरेस्ट कर दो, इन दोनों को अंदर ठोको। जिस तरह के बयान देके इन्होंने हरियाणा का माहौल खराब किया है, ऐसे लोगों को तो वैसे ही फ्री नहीं छोड़ना चाहिए। इनको दोनों को पे कार्रवाई होनी चाहिए। इन दोनों वाले नेता को तो आप भी गिरफ्तार करा सकते थे, वो तो तब के एक्टिव है। नहीं, तब एक्टिव नहीं था, तब कभी इस तरह की कोई बात नहीं करी उसने, जब वो अलग आंदोलन करता था अलग तरह से। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी दे के राजकुमार सैनी और इन एक दो जाट नेताओं ने हरियाणा का माहौल खराब किया, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस इनेलो ये कहती है कि पिछले जो चुनाव बीजेपी ने जीता है, बाबाओं के दम पर जीता है, चाहे वो सिरसा वाले डेरे हैं, चाहे करोथा वाला थे। लेकिन अब जाते जाते बीजेपी ने सबको अंदर करा दिया, जैसे कि आप ही कह रहे हैं, भी अंदर करवा दिया उसको, अब बाबाओं की सरकार नहीं रहेगी। नहीं, वो गलत, अब इस बात पे हम नहीं कह सकते कि कानूनी मामला है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन इतना जरूर है कि इनकी जो फितरत है, जो इनकी पुराना इतिहास अगर आप देखेंगे तो वो यही है कि जनता को आपस में लड़ाना। कभी राम मंदिर के नाम पे वोट ले ली इन्होंने, सरकार बना ली। उसके बाद कभी जाति धर्म के, कभी हिंदू मुसलमान के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई बहुत ही जैसे अनुभव वाली सरकार नहीं है। इनको ना तो ये सरकार चला पाए, इनके पास एक ही मुद्दा है, लड़ा दो, आपस में लड़ा दो। कहीं पे जो जैसे झारखंड वगैरह में वहाँ पे आदिवासी गैर आदिवासी को लड़ा देते हैं। तो इनके पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई बड़ा इस तरह का लीडर नहीं है जो जिसका डेवलपमेंट के नाम पे कोई वोट ले सके। मोदी जो है वो एक ऐसा नाम है, वो जाति धर्म को बांटने वाला नाम है। आप गुजरात में, मैं हर चुनाव में गया हूँ, वहाँ पे जो जिस तरीके से चुनाव जीतते हैं वो सारा देश जानता है। वहाँ पे जब भी चुनाव आता है तब ये कांग्रेस का बोल देते, भी कांग्रेस तो मुसलमान सीएम बनाएगी, अहमद पटेल का नाम ले देते हैं या किसी और नेता का। तो ये इस तरह की बातें करके चुनाव को जीतते हैं, चुनाव को मैनेज करते हैं। डेवलपमेंट की तो कोई बात ही नहीं है इनके पास, ना उस तरह का अनुभव है इनके पास। तो आने वाला समय बहुत मुश्किल है इनके लिए। तो ये थे संजय छोकर जी, बड़ी बेबाक इन्होंने बातचीत की और कुछ जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगे थे उनका भी उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से जवाब दिया। और अब वो एक्टिव हैं, समालखा में उम्मीदवारी जता रहे हैं और कांग्रेस से दावा कर रहे हैं कि टिकट लाएंगे और यहीं से जीत कर जाएंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रतिम पांचाल के साथ